गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज वर्तमान और हासमान का टॉपिक है एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम आपको बताएंगे वर्तमान फलन और हासमान फलन कब होता है और कैसे होता है। देखिए, हमने कोई एक फंक्शन लिया है, एक स्ट्रेट लाइन ली मैंने। स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला हम जानते हैं y बराबर x प्लस सी के रूप का होता है। तो y बराबर x प्लस 3 लिया, जो किस रूप का है वो है y बराबर mx प्लस सी के रूप का है। m यहाँ पे क्या होती है, प्रवणता। तो m बराबर हमारा कितना है, इससे तुलना करेंगे 1 आएगा, और c बराबर कितना आएगा 3। तो एक क्या हुआ tan थीटा बराबर आपका tan, एक किसका होगा tan 45 डिग्री, थीटा बराबर आ गया आपका 45 डिग्री। यानी इस रेखा का हम ग्राफ बनाएंगे तो वह x अक्ष की धन दिशा से 45 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा होगी और y अक्ष पर 3 का अंतःखंड काट रही होगी। तो देखिए, इसका हम फिगर बनाते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए, ग्राफ बनाते हैं। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। हमको पता है कि y अक्ष पर 3 का अंतःखंड काट रही है, 1, 2 और ये 3 धनात्मक दिशा से। तो इस तरीके से इस 3 का अंतःखंड काटती हुई एक रेखा हमने खींची, और जो x अक्ष की धन दिशा से 45 डिग्री का कोण बना रही है। और इस y को हम क्या कह सकते हैं, एक fx इक्वल टू x प्लस 3। y को फलन कहते हैं fx। ये हमने बनाया, ये x अक्ष की ऋण दिशा होती है, ये y अक्ष की ऋण दिशा होती है। एक दूसरा ग्राफ और लेते हैं, एक दूसरा स्ट्रेट लाइन लेते हैं, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3। जब इसकी हम तुलना करेंगे तो थीटा का मान कितना आएगा, 135 डिग्री। जो x अक्ष की धन दिशा से कितना कोण बना रही है, 135 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा हम खींचेंगे, और c की वैल्यू कितनी है, 3 ही है। तो देखिए, इसमें अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ये x अक्ष है और ये y अक्ष। इस पर 3 का अंतःखंड काट रहा है, 1, 2 और ये 3। 135 डिग्री का कोण कब बनेगा, x अक्ष की धन दिशा से। तो देखिए कैसे बनाएंगे, 3 का अंतःखंड काटती हुई रेखा हमने ये खींच दी, जो ये x अक्ष की धन दिशा से हमारा 135 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा हमने खींची, जो y अक्ष को 3 की इकाई पर प्रतिच्छेदित कर रही है। अब हम बनाएंगे, आप इधर जब चलते हैं x का मान होता है इधर, और इधर ऊपर की ओर y की वैल्यू होती है। ऊपर जो होगा वो क्या होगा, ये y होगा, और इधर होगा आपकी माइनस की दिशा होगी। यानी इधर x अक्ष का मान बढ़ता है और y अक्ष का मान इधर बढ़ता है। x अक्ष का ऋण मान होता है इधर, और y अक्ष का ऋण मान नीचे की ओर होता है। ऐसे ही यहाँ पे ये हमने, ये x अक्ष की तरफ जा रहा है x का मान, और ये आपका ऊपर की ओर है या नीचे की ओर जाएंगे, तो ये आपका y नीचे की ओर जाएंगे। अब देखिए, जब x के मान को हम बढ़ाएंगे तो ये आपका क्या है, fx है। ये ऊपर की ओर जाते हैं वो क्या होता है, fx। इसको हम fx तो कहते हैं। तो ये ऊपर जा रहा है वो क्या है आपका fx की वैल्यू, और ये आपका x। अगर हम x का मान बढ़ रहा है, यदि x बढ़ रहा है तो fx भी बढ़ रहा हो, x का मान भी बढ़ रहा हो, तो फलन वर्धमान होता है। तो फलन कैसा होता है, वर्धमान होता है। अब यहाँ पे आइए, जब हम इसके x अक्ष के मान को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, fx की जो वैल्यू है वो घटेगी। fx की जो वैल्यू है वो क्या होगी, घटेगी। इसका मतलब है कि x का मान बढ़ रहा है तो फंक्शन की वैल्यू घट रही है, तो हमारा क्या होगा, फलन ह्रासमान होगा। फलन कैसा होगा, ह्रासमान होगा। अगर मैं कोई एक फिगर लेता हूं, मैंने ले लिया एक sin x का, जो आपको फंक्शन दिया गया है कि fx इक्वल टू sin x, और sin x का हम फिगर जानते हैं कैसे, देखिए इस तरीके से आपका फिगर होता है, इस तरीके से चलते जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ π/2 होता है, यहाँ क्या होता है, पाई होता है, यहाँ होता है 3π/2, और यहाँ होता है 2π।
देखिए मैंने अभी आपको बताया कि x का मान बढ़ा तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ी तो फलन वर्धमान होगा। तो देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ से हमारा फंक्शन बढ़ता गया, x का मान भी बढ़ रहा है और फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती ही जा रही है यहाँ तक। फिर उसके बाद यहाँ x का मान तो बढ़ रहा है लेकिन फंक्शन की वैल्यू घटती जा रही है, फंक्शन क्या हो रहा है नीचे भी हो जा रहा है। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक घटा 3/2 तक ये घटता गया, ऋणात्मक दिशा जा रही है। ऐसे ही x का मान बढ़ा तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ी, तो इसका मतलब हम क्या बता सकते हैं, कैसे बताएंगे sin x जो है वो वर्धमान है या ह्रासमान है। देखिए हम जब बताएंगे अभी आप ये क्वेश्चन करेंगे कि हमें आप बताइए सर कि किस इंटरवल की बात कर रहे हो, यानी किस अंतराल की बात कर रहे हो, कहां से कहां तक की बात कर रहे हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि हम 0 से π/2 की बात करेंगे तो इस 0 से π/2 में अंतराल 0 से π/2 में फलन वर्धमान हो रहा है क्योंकि x का मान बढ़ा तो फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ी। फिर आपका π/2 से पाई तक घट रहा है और पाई से 3/2 तक भी घट रहा है। x का मान तो बढ़ रहा है लेकिन यहां से लेकर यहां तक इसका मतलब हुआ कि π/2 से 3/2 तक फलन कैसा हो रहा है, ह्रासमान हो रहा है। इसके बाद यहां से 3/2 से 2π में जाएंगे तो वो बढ़ रहा है, यानी x का मान भी बढ़ रहा है तो फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, वर्धमान होगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पे कि अगर हम यहाँ से और यहाँ तक की बात करें, अंतराल की बात करें 0 से π की बात करें तो कैसे बताएंगे कि ह्रासमान है या वर्धमान है या न ह्रासमान है न वर्धमान है। अगर इस इंटरवल के बीच में, अगर इस इंटरवल में वो फंक्शन बढ़ रहा भी हो, वर्धमान भी हो रहा हो और ह्रासमान भी हो रहा हो तो उस अंतराल में फलन न तो वर्धमान होगा और न ही ह्रासमान होगा। जैसे यहां देखिए 0 से π/2, यहां से हमने इसको दो भागों में तोड़ दिया इस इंटरवल को, 0 से π के बीच में 0 से π/2 एक π/2 से π। तो देखिए 0 से π/2 में तो क्या हो रहा है, वर्धमान हो रहा है, कैसा है, वर्धमान। और π/2 से π में हमारा क्या हो रहा है, ह्रासमान हो रहा है। ये हमने बताया, दिख रहा है यहाँ पे x की वैल्यू बढ़ी तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ी, x का मान बढ़ा फंक्शन की वैल्यू घटी, तो क्या ह्रासमान वर्धमान और ह्रासमान हो रहा है। लेकिन जब हम बात करेंगे 0 से π की, अंतराल 0 से π की बात करेंगे तो इसमें ये फंक्शन जो है बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है, अर्थात वर्धमान भी हो रहा है और ह्रासमान भी हो रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, इंक्रीज कहते हैं। तो इस अंतराल से 0 से π में अगर ह्रासमान और वर्धमान दोनों हो रहा हो तो न ह्रासमान होगा न तो वर्धमान होगा और न ही ह्रासमान होगा, न ही ह्रासमान होता है। अब देखिए ये तो sin x का हम एक ग्राफ जानते थे, वो बता दिया, कोसस का ग्राफ होगा हम उसको भी बना सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा सवाल दे दिया हो, कुछ क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि देखिए तो उसका ग्राफ हम बनाना नहीं जानते। मान लिया कुछ आपको दिया गया है, कोई फंक्शन दे दिया उसने f(x) = x + 1 का होल क्यूब प्लस नहीं और x - 2 का होल क्यूब, इस तरीके से आपको दिया गया है। तो हम कैसे बताएंगे, तो देखिए हम कैसे बताएंगे कि इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, हमको ग्राफ बनाना नहीं आता, ना बना पाएंगे। तो उसके लिए भी आपको क्या हो, मैथमेटिकल एक फॉर्मूला होना चाहिए जिससे कि हम बता सकें कि इसका मान वर्धमान होगा, फलन वर्धमान होगा या ह्रासमान होगा। तो इसके लिए हमारा ये है, हम फलन का हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। अवकलन करने के बाद हमारी पहली कंडीशन ये होती है कि f(x) डैश को आप जानते हैं किसे कहते हैं, फलन का x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, अगर इसका मान 0 से बड़ा है तो फलन वर्धमान होगा, तो फलन वर्धमान होगा। नंबर दूसरा कंडीशन ये है, यदि f(x) <0 है तो फलन ह्रासमान होता है, यानी f(x) का मान 0 से बड़ा आएगा तो वर्धमान, f(x) का मान 0 से छोटा आएगा तो ह्रासमान होगा। इसके लिए है, हम सबसे पहले कोई फंक्शन दिया गया उसका हम अवकलन करेंगे। अवकलन करने के बाद
हम उसको एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखेंगे, जिसमें से एक्स के कुछ मान निकलेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। जो क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे उन मानों को हम एफ डैश एक्स में रखेंगे। अगर एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा आता है तो वर्तमान उस अंतराल में वर्तमान होगा, और जिस अंतराल में एफ डैश एक्स का मान 0 से छोटा आता है तो ह्रासमान होगा। इसके लिए अब हम इसके बाद एक्सरसाइज 6.2 बताते हैं। प्रश्नावली 6.2 का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि आपको कोई फंक्शन दिया गया, और दूसरी चीज ये है, पहले 6 पॉइंट बताने से पहले आपको दो तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछेगा। दो तरीके क्वेश्चन क्या पूछेगा कि आपको पहला तरीका ये है, अंतराल दिया गया होगा, दिए गए अंतराल में आपको फंक्शन को बताना है कि ये वर्तमान है या ह्रासमान है। क्या दिया गया होगा, अंतराल दिया गया होगा और फंक्शन भी दिया है, तो पूछ रहा है कि फंक्शन वर्तमान है या ह्रासमान है। दूसरा ये है, वो पूछ रहा है आपको फंक्शन दिया गया है तो वगैरह किस अंतराल में, तो आपको अंतराल भी ज्ञात करना है, किस अंतराल में ये फलन वर्तमान होगा और ह्रासमान होगा। दो तरीके के क्वेश्चन होंगे। प्रश्नावली 6.2 का पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि r पर यानी रियल वैल्यू के लिए f(x = 3x + 17) से प्रदत्त फलन वर्तमान है। आपको ये बताना है कि किसी भी r को ले, यानी कोई भी रियल वैल्यू ले, तो उस रियल वैल्यू पर ये फंक्शन वर्तमान होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले लिखेंगे दिया गया फलन, दिया है क्या, हमको फंक्शन दे दिया उसने क्या, f(x = 3x +, अब हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो f डैश x और 3x का 3 × 1 प्लस इसका मान 0 हो जाएगा, तो f डैश x = कितना है, 3। जो देखिए हमें f डैश x > 0, f डैश x का मान 0 से बड़ा है, इसलिए अब अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः r के लिए प्रत्येक r के अंतराल में फलन वर्तमान होगा। यही मैंने आपको इससे पहले बताया था कि f डैश x का मान 0 से अगर बड़ा आता है तो फलन कैसा होता है, वर्तमान होता है। तो मैंने यही प्रूव किया है, हमको प्रूफ यही करना था, क्या प्रूव करना है, वर्तमान होगा। तो हमने f डैश x > 0 सिद्ध कर दिया, इसलिए हम r अंतराल में क्या होगा, फलन वर्तमान। r का मतलब रियल वैल्यू, कोई भी रियल वैल्यू का अंतराल हो उसमें ये कैसा हो जाएगा, वर्तमान होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) और sin x से प्रदत्त फलन नंबर फर्स्ट, अंतराल उसने दिया है 0 से π/2 में वर्तमान होगा फलन, कौन सा, फलन f(x) और sin x। दूसरा कह रहा है π/2 से π में ह्रासमान होगा। तीसरा कह रहा है कि 0 से π में न वर्तमान होगा और न ह्रासमान होगा। मैंने आपको बताया था कि इस वाली एक्सरसाइज में ह्रासमान वर्तमान के दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं। पहला आपको बताया कि इसमें अंतराल दिया गया होगा और फलन का पूछ रहा होगा कि इस अंतराल में बताइए कि ह्रासमान है या वर्तमान है। तो सबसे पहले हमारा नियम ये होता है कि इसका दिया गया जो फलन होता है उसका हम अवकलन करते हैं। दिया गया फलन हमारा क्या है, f(x = sin x), इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे f + x = sin x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो cos x आता है। अब नंबर फर्स्ट में पहुंचते हैं, हमने अवकलन कर लिया। इसके बाद नंबर फर्स्ट है आपका, फर्स्ट पार्ट है 0 से π/2 में, तो यहां लिखेंगे प्रत्येक x किससे बिलोंग करना चाहिए, 0 से π/2, प्रत्येक x बिलोंग्स टू x में 0 से π/2 के लिए फलन
के लिए देखिए एफ डैश एक्स के लिए क्या बनेगा, जो आपका यहाँ एफ डैश एक्स आया है वो 0 से बड़ा होगा। के लिए cos x है इज ग्रेटर देन 0। cos x इज ग्रेटर देन 0 क्यों दे रहा है, देखिए cos x इज ग्रेटर देन 0 मैंने लिखा है प्रत्येक x = 0 से π/2 के लिए cos x इज ग्रेटर देन 0। क्यों क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं क्या कि cos x प्रथम चतुर्थांश में धनात्मक होता है। कैसा होता है, धनात्मक होता है। जो आप जानते होंगे, आपने पढ़ा ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय होता है, ये तृतीय, ये चतुर्थ। इस वाले में 0 से π/2 इसी वाले चतुर्थांश में आएंगे और इस वाले चतुर्थांश में cos x क्या होता है, 0 से बड़ा यानी धनात्मक होता है। इसलिए हमारा क्या आएगा कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0। इसलिए हम क्या करेंगे, अतः फलन अंतराल क्या दिया, अंतराल 0 से π/2 में वर्धमान होगा। कैसा होगा, वर्धमान होगा। ये मैंने आपको बताया कि अंतराल 0 से π/2 में अंतराल दिया गया था, उसमें पूछ रहा था कि ये कैसा है, वर्धमान है, तो मैंने वर्धमान आपको सिद्ध कर दिया। अब इसी प्रकार हम दूसरा लेते हैं, सेकंड पार्ट है, अवकलन को करना ही है। सेकंड में क्या है, प्रत्येक x बिलोंग्स टू π/2 से π की बात कर रहा है वो, π/2 से π/2 के लिए cos x इज लेस देन 0। क्यों होगा, हम जानते हैं कि π/2 से π दूसरे चतुर्थांश में पहुंचते हैं। कौन से चतुर्थांश में, दूसरे में। ये आपका 0 होता है, यहाँ π/2 होता है, ये π होता है, यहाँ पे 3π/2 होता है, ये लौट करके 2π बन जाता है। ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये सेकंड चतुर्थांश, ये तृतीय होता है और ये फोर्थ होता है। तो ये π/2 से π किस वाले चतुर्थांश में आएंगे, इसमें आएंगे। और इसमें आपको पता है cos x कैसा होता है, माइनस का होता है। यहाँ लिखा है cos x द्वितीय चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है, इसलिए हमें क्या मिल जाएगा कि f डैश x इज लेस देन 0। तो क्या हुआ कि 0 अंतराल 0 से अंतराल π/2 से π में फलन कैसा होगा, आसमान होगा। अब देखिए, अभी मैंने आपको सिद्ध किया है, पहले पार्ट में सिद्ध किया, अब थर्ड पार्ट करेंगे। पहले पार्ट में ये सिद्ध किया है 0 से π/2 में अंतराल में ये वर्धमान हो रहा है और π/2 से π में ह्रासमान हो रहा है। तो 0 से π में जब पहुंचेंगे तो इसमें ह्रासमान भी हो रहा है और वर्धमान भी हो रहा है। जब ह्रासमान उसी अंतराल में वर्धमान भी हो रहा है और ह्रासमान भी हो रहा है, तो मतलब ना ह्रासमान होगा ना वर्धमान होगा। थर्ड पार्ट है, हमने क्या देखा, हमने देखा कि 0 से π/2 अंतराल 0 से π/2 में f डैश x ग्रेटर देन 0 और π/2 से π में f डैश x इज लेस देन 0। इसलिए हम पता है 0 से π में हमारा यहाँ से 0 से π/2 से π में जाएंगे, तो इसका मतलब जिसका अंतराल लेंगे 0 से π तक, तो 0 से π में ह्रासमान भी हो रहा है और वर्धमान भी हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फंक्शन उसी अंतराल में ह्रासमान भी हो रहा हो वर्धमान भी हो रहा हो तो बोलना ह्रासमान होता है ना कितने में, फलन न वर्धमान और न ह्रासमान होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। मैंने आपको इसमें बताया 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। पहले तरीका का मैंने आपको बता दिया
जिसमें अंतराल दिया गया था वो आपको बताना था फंक्शन वर्तमान होगा और आसमान। अब इसमें अंतराल पूछ रहा है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फंक्शन आपको ये दिया है से प्रदत्त फलन वर्तमान की है और आसमान है। तो अंतराल पूछ रहा है किस अंतराल में तो वर्तमान होगा और किस अंतराल में आसमान होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हल करेंगे तो इसका जो फलन दिया गया उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। दिया गया फलन है आपका f(x) बराबर 2x² माइनस 3x। हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन करेंगे तो f डैश x ये आएगा 4x और माइनस 3। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा अवकलन कर लेते हैं उसको f डैश x को 0 की वैल्यू रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे f डैश x इक्वल टू 0। क्यों, हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। तो इसका 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x और आ रहा है आपका 3/4। जो हमारा x का मान आता है उस मान को हम एक संख्या रेखा पर नोट करेंगे। एक संख्या रेखा आप जानते होंगे, संख्या रेखा हमने बनाई। अब हम x का मान हमारे एक ही निकला, अगर 2 निकलेंगे तो इसको 3 भागों में विभाजित कर देगा। अगर एक ही निकला है तो 2 भागों में। आपको पता है इधर होता है प्लस इनफाइनाइट और इधर होता है माइनस इनफाइनाइट। हमारे बीच में यहाँ पे है कि 3/4 आया है। तो आपको पता है कि कितने अंतरालों में विभाजित कर दिया, माइनस इनफाइनाइट से 3/4 में, तो ये हो गया। और ये अंतराल हो गया 3/4 से इनफाइनाइट। अब इनमें हम चेक करेंगे कि f(x) की वैल्यू इस अंतराल में चेक करेंगे और इस अंतराल में चेक करेंगे कि किस अंतराल में f(x) की वैल्यू 0 से बड़ी है और किस अंतराल में f(x) की 0 से वैल्यू 0 से छोटी है। तो देखिए सबसे पहले हम करते हैं अंतराल लिया हमने 3/4 से इनफाइनाइट में। देखिए 3/4 के बाद हमारा 1 भी आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। किसी भी वैल्यू के आप रखिए तो इस वैल्यू को रखने पर किस में रखेंगे, f(x) में रखेंगे। देखिए इतने अंतराल में हमने रखा f(1) रख लिया, हमने क्या रख दिया 1। तो कितना आएगा 4 × 1 - 3 बराबर कितना है 1। तो जो है f(x) की वैल्यू क्या आ रही है, 0 से बड़ी आ रही है। यानी इस अंतराल में कोई भी वैल्यू रखिए तो f(x) की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, इसलिए हम कहते हैं कि अंतराल 3/4 इनफाइनाइट में फलन वर्तमान है। कैसा है, वर्तमान। ये पूछ रहा था कि किस अंतराल में वर्तमान होगा, तो हमने बता दिया इस अंतराल में क्या होगा, ये वर्तमान होगा। अब दूसरा लेते हैं अंतराल, एक दूसरा अंतराल लिया माइनस इनफाइनाइट से 3/4। अब 3/4 से इधर जाएंगे तो 0 भी आएगा। तुम 0 रख के देखते, 0 रखिए, -1 रखिए, -के 2 रखिए, जितने भी वैल्यू रखें इतने में। तो हमने 0 रखा तो f(x) 0, f(x) में ही x है, 0 रखेंगे तो 4 × 0 - 3 बराबर कितना है -3, जो क्या है इज लेस देन 0 है। f(x) की वैल्यू कितनी है, 0 से छोटी। इसलिए अंतराल माइनस इनफाइनाइट से 3/4 में फलन आसमान है। मैं समझता हूं आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।